नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशियन में। आज हम लोहिया दर्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 होने वाली है। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मौजूद हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें तमाम शीर्षकों को कंप्लीट करते हुए आज हम जो महानुभाव हैं लोहिया जी उनके बारे में, उनके दर्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्व की उन विभूतियों में से थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में लगा दिया। वे महान राजनीतिक योद्धा, देशभक्त, स्वतंत्र चिंतक तथा निडर नेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ नेपाल और गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भी रुचि दिखाई। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म आपको पता होना चाहिए। 23 मार्च 1910 में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनका निधन 12 अक्टूबर 1967 में हुआ था। दिल्ली में इनका निधन हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो चंद्रा देवी इनकी माता का नाम था। इनके पिता का नाम हीरालाल था जो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। प्राथमिक शिक्षा अगर देखें लोहिया जी की तो इन्होंने अकबरपुर के टंडन पाठशाला में 1 से 4 तक की शिक्षा प्राप्त किया। अकबरपुर के विश्वनाथ पाठशाला में 5वीं कक्षा में प्रवेश लिया। अपनी कक्षा में वे हमेशा प्रथम आते रहे जिससे वे अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। पिता के अकबरपुर में से बंबई चले जाने पर उनकी शिक्षा बंबई के मारवाड़ी स्कूल में जारी रही। याद रखिएगा कि पिता अकबरपुर से बंबई चले गए थे, उसके बाद से इनकी सारी शिक्षा बंबई के मारवाड़ी स्कूल में हुई थी। 1925 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने पास की। उनकी इंटरमीडिएट की शिक्षा BHU से हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1926 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुवाहाटी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। उनकी उम्र मात्र उस समय 16 वर्ष थी। 1927 ईस्वी में वे इंटर की परीक्षा में पास करके कलकत्ता चले गए थे। 1927 में कोलकाता के विद्यासागर महाविद्यालय में प्रवेश किया था। विद्यासागर, ठीक है। 1928-29 ईस्वी में उन्होंने साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व किया था। 1929 में वे BA ऑनर्स में उत्तीर्ण हुए थे। 1929 में वे चैरिटेबल संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से अध्ययन के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कर गए। 1903 में जर्मनी प्रस्थान किया। जर्मनी के हुम्बर्ट विश्वविद्यालय से सॉल्ट एंड सत्याग्रह विषय पर रिसर्च एवं PhD की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। बर्लिन में ही उन्होंने मार्क्स तथा हीगल की कृतियों का अध्ययन भी किया। 1933 ईस्वी में जर्मनी से भारत वापस आ गए। भारत आकर वे हिंदू अखबार के दफ्तर में पहुंचकर 2 लेख लिखे। इन लेखों से उन्हें 25 रुपए मिले। इन रुपयों से वे कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गए। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 17 मई 1934 को उन्होंने कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया। लोहिया ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया। इसका कांग्रेस में विरोध हुआ। मई 1940 में कलकत्ता द्वारा आयोजित एक अधिवेशन में युद्ध विरोधी भाषण दिया और वे पहली बार गिरफ्तार कर लिए गए। 4 दिसंबर 1941 को वे रिहा हो गए। 1946 में वे पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और 1946 में ही रिहा हो गए। जून 1946 ईस्वी में गोवा सरकार की हैवानियत के विरुद्ध जन चेतन विकसित किया। यहाँ मतलब गोवा की स्त्रियों ने अपने लोकगीतों में लोहिया को स्थान दिया है। मार्च 1949 में सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया। लोहिया ने इस बात को स्वीकार किया था कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। धनाढ्य वर्ग के व्यय की सीमा निश्चित होना चाहिए और उनके दर्शन में हमें देखने को मिलता है कि गरीबों की समस्याओं का निराकरण पश्चिमी साम्यवाद के द्वारा नहीं हो सकता। देशी स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन पर उन्होंने बल दिया। भूमि का समुचित वितरण होने के साथ उन्होंने कृषि सुधार पर भी बल दिया। पंचवर्षीय योजनाओं को लोहिया ने अनावश्यक बताया क्योंकि कुछ लोग राष्ट्रीय संपत्ति का एक भाग डकार जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा जीवन दर्शन लोहिया जी का है। अब जो धार्मिक विचार और उनका चिंतन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राम मनोहर लोहिया जाति प्रथा के विरोधी थे। उनके अनुसार जाति प्रथा समाजवाद के मार्ग का मुख्य अवरोधक है। जाति समाज में असमानता को जन्म देती है। उन्हें ईश्वर के प्रति अविश्वास था। वे मूर्ति पूजा को ढकोसला मानते थे। जाति प्रथा के कारण निम्न वर्ग के लोग शोषण का शिकार बनते हैं। हरिजनों के मंदिर में प्रवेश की समस्या के निवारण के लिए उन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। याद रखिएगा कि जो लोहिया जी थे उन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया था। पहले हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। नेहरू के शब्दों में लोहिया मार्क्स हिटलर सभी का मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा नेहरू ने कहा था कि लोहिया मार्क्स हिटलर और गांधी सभी का मिश्रण है, नेहरू जी ने कहा था। राम मनोहर लोहिया की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, याद रखिएगा और उनका समय जरूर याद रखिएगा। वीर
व्हील ऑफ हिस्ट्री 1936 में प्रकाशित हुई थी। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1936 में। द कास्ट सिस्टम 1946 में इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। फ्रेगमेंट्स ऑफ ए वर्ल्ड माइंड 1952। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1954। इतिहास चक्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहिया जी की पुस्तक है, 1954 में आई थी। हिंदू बनाम हिंद होना चाहिए, 1955 में आई थी। इसको डाउट में रखते हैं, एक बार मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगी। कंचन मुक्ति 1956 में। समाजवादी चिंतन 1956। नया समाज नया मन 1956। विल टू पावर 1956। सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल 1958। सच कर्म प्रतिकार और चरित्र निर्माण का आह्वान 1958। भारत विभाजन के अपराधी 1958 ईस्वी और अंग्रेजी हिंदी दोनों में इसमें अनुवाद हुआ था। खोज वर्णमाला विषमता एकता 1960। सिविल नाफरमानी की व्यापकता 1960। मर्यादित उन्मत्त असीमित व्यक्तित्व 1962। हिंदू और मुसलमान 1963। रामायण मेला 1963। सरकारी मठी और कुजात गांधीवादी 1963। पाकिस्तान में पलटनी शासन 1963। भारत चीन और उत्तरी सीमाएं 1963। समाजवादी आंदोलन का इतिहास 1963 इंपॉर्टेंट पुस्तक है। धर्म पर एक दृष्टि इंपॉर्टेंट है, 1966 में आई थी। क्रांतिकरण 1966 में। भारत में समाजवाद 1969 में। लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक हैं। वे सभी अन्यायों को विरुद्ध एक साथ जिहाद बोलने के पक्षपाती थे। उन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया था। और वो क्रांतियां कौन सी? वो 7 क्रांतियां इस प्रकार से थी। सबसे पहली क्रांति थी नर नारी की समानता के लिए क्रांति। फिर दूसरी क्रांति थी चमड़ी के रंग पर रजी राजकीय आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति। तीसरी क्रांति थी संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति। चौथा है परदेसी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति। पांचवी क्रांति थी निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए की जाने वाली क्रांति और उसके द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति, मतलब कृषि से संबंधित रही। और छठवीं क्रांति थी निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्री पद्धति के लिए क्रांति। और अंतिम जो क्रांति थी वो थी अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति। इन 7 क्रांतियों के संबंध में लोहिया ने कहा था, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि ये क्रांतियां संसार में एक साथ चल रही हैं। अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करना चाहिए। जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इंसान सब नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ता जूझता ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए कि जिसमें आंतरिक शांति और बाहरी या भौतिक भरा पूरा समाज बन पाए। आगे कहते हैं कि आजादी के बाद उन्होंने खुलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध किया। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनकी नीतियों का विरोध करने वाले कौन थे? लोहिया। वे आरक्षण का समर्थन करते थे और महिला सशक्तिकरण की वकालत करते थे। राम मनोहर लोहिया के बारे में एक बार गांधी जी ने कहा था, ये गांधी जी का वक्तव्य है कि मैं शांति से नहीं बैठ सकता जब मैं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को जेल में देखता हूं। मैं उनसे साहसी और स्पष्टवादी व्यक्ति को नहीं जानता हूं। तो ये वक्तव्य है गांधी जी का, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बिंदु है कि लोहिया ने समाजवादी मंच से हिमालय बचाओ, तीर्थों की स्वच्छता, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, गंगा यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने, रामायण मेला आदि का अभियान चलाया तथा मातृभाषा को ताकत दिलाने के लिए आंदोलन किया व अंग्रेजी भाषा का विरोध किया। राम मनोहर लोहिया के प्रमुख विचारों को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहले, यदि एक समाजवादी सरकार बल प्रयोग करे जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की मौत हो जाए तो उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा है, भारत में असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं सामाजिक भी है। तो सही बात है ये तो। अंग्रेजी का प्रयोग मौलिक सोच में अवरोध है, हीनता की भावनाओं का प्रजनक है और शिक्षित एवं अशिक्षित जनता के बीच की दूरी है। जाति अवसर को सीमित करती है, सीमित अवसर क्षमता को संकुचित करता है, संकुचित क्षमता अवसर को और भी सीमित कर देती है। जहां जाति का प्रचलन है वहां अवसर और क्षमता हमेशा से सिकुड़ रहे कुछ लोगों के दायरे तक सीमित है। मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का अंतिम हथियार है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से गरीबी को दूर करने के साथ ये अलगाव, मतलब जाति के अलगाव के अपने आप ही गायब हो जाएंगे। जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह से ही देश में जागृति आएगी। अगला बिंदु है, ज्ञान और दर्शन से सब काम नहीं होता, ज्ञान और आदत दोनों को ही सुधारने से मनुष्य सुधरता है।
अगला बिंदु है अंग्रेजों ने बंदूक की गोली और अंग्रेजी की बोली को से हम पर राज किया है। सही बात है बिल्कुल। इस देश की स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री नहीं द्रौपदी होना चाहिए। ये सारे ही दर्शन किससे हैं? लोहिया दर्शन से उद्धृत ये सारे ही बिंदु हैं। मिडिल स्कूल तथा शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए और उच्च स्तर पर शैक्षिक सुविधाएं मुफ्त या सस्ते में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खास तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य गरीब वर्गों को मुफ्त या सस्ती आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अपने आर्थिक उद्देश्य में पूंजीवाद बड़े पैमाने पर उत्पादन, कम लागत और मालिकों को लाभ पहुंचाना चाहता है। लोगों के छोटे समूहों को शक्ति देकर प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र संभव है। लोहिया के लोकतांत्रिक विचारों में देखिए क्या है कि लोहिया वर्गहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे। उनके अनुसार ग्राम, जिला, प्रांत तथा केंद्र इन 4 स्तरीय व्यवस्था से लोकतंत्र का विकास संभव है। लोहिया जन को सर्वोपरि मानकर प्रजातंत्र का प्रबल समर्थन करते थे। लोहिया सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा और एक गरीब का बेटा एक ही विद्यालय में पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्षधर थे। उनके अनुसार अन्याय से शांतिपूर्वक लड़ना अपने आप में कर्तव्य है। उनकी दृष्टि में सविनय अवज्ञा का लक्ष्य मात्र अन्यायी का हृदय परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि असंख्य जनसमूह का हृदय परिवर्तन भी उसका परम लक्ष्य है। लोहिया ने चिंतन तथा अभिव्यक्ति के क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अब लोहिया के सामाजिक विचार देख लेते हैं। लोहिया का मत था कि जाति प्रथा उन्मूलन के बिना भारत की उन्नति संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है जाति प्रथा को लेकर के। डॉक्टर लोहिया नर नारी के बीच संबंध समानता के आधार पर चाहते थे तथा उनके अनुसार नारी के सक्रिय सहयोग के बिना समाजवादी आंदोलन वधु विहीन विवाह के समान है। डॉक्टर लोहिया दहेज प्रथा पर कानूनी रोक लगवाने के समर्थक थे तथा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देते थे। वे काले और गोरे का भेद समाप्त कर समाज में समानता लाना चाहते थे। अब एक बार और शॉर्ट में 7 क्रांतियों का आह्वान किया था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है लोहिया ने कितनी क्रांतियों का आह्वान किया था, तो 7 क्रांतियां थी। नर नारी की समानता के लिए क्रांति, रंगभेद के नीति के खिलाफ क्रांति, जाति प्रथा के खिलाफ क्रांति, आर्थिक समानता हेतु क्रांति, स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ तथा सत्याग्रह के लिए क्रांति, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोक पद्धति के लिए क्रांति। तो ये 7 क्रांति इंपॉर्टेंट है। इन 7 क्रांतियों को 1-2 बार आप रिविजन जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनेक विषयों पर विचार लेखों एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया। उनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी हटाओ, ठीक है, पहला। दूसरा है इतिहास चक्र, इंपॉर्टेंट है पुस्तक, इनकी पढ़ भी चुके हैं हम लोग ऊपर। देश विदेश नीति कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, भारत विभाजन के गुनहगार, मार्क्सवाद और समाजवाद, समलक्ष्य संबोध, संसदीय आचरण, हिंदू बनाम हिंदू। देखिए मैं ऊपर कह रही थी ना, मैं इसको चेक करूंगी, वो हिंद बनाम हिंदू गलत लिखा है, हिंदू बनाम हिंदू है, ठीक है। व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, भारत, चीन और उत्तरी सीमाएं, भारत के शासक, ठीक है। तो इतना वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लोहिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इनका जन्म कब होता है, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी पढ़ाई कितनी हुई, इन्होंने पीएचडी में कौन सा टॉपिक चूज किया था, वो सारा मैंने बताया। और कुछ जो पुस्तकें हैं और उन जो क्रांतियां की थी वो 7 क्रांतियां कौन सी बताई हैं लोहिया ने, ठीक है। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बतानी थी इसमें बता दी हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए संपर्क करें नंबर पर, मैंने आपको नंबर बताया हुआ 7209973250, ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।